अस्सलाम वालेकुम आदाब। जेड न्यूज़ के नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद शहबाज। आगे बढ़ने से पहले नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। बरतानवी हुकूमत ने तेज धार छुरी और खंजर रखने और फरोख्त करने पर लगा दी पाबंदी। चीन में जल्दी शादी करने और बच्चा पैदा करने की हौसला अफजाई के लिए जोड़े को नकद इनाम देने का किया गया ऐलान। इंडोनेशिया में पुलिस ने 88 ऐसे चीनी बाशिंदों को लिया हिरासत में जो ऑनलाइन मोहब्बत का झांसा देकर फ्रॉड में मुलव्विस थे। और उसने तैयार हादसे की तहकीकात बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत करने से कर दिया इनकार, जिसमें प्राइवेट मलेशिया ग्रुप वैगनर के सरबराह योगिनी प्रोगिजन थे सवार। ईरान में गुज़िश्ता साल गुज़श्ते सितंबर में ईरानी कुर्द खातून मसीह आमिनी की मौत का 1 साल मुकम्मल होने से कबल ईरान में क्रैकडाउन तेज़। राज्यसभा रुकन नौ दिल्ली यूनिवर्सिटी के सोशल वर्कर्स डिपार्टमेंट से मुंसलिक मनोज झा का लेक्चर कर दिया गया रद्द। उनका लेक्चर 7 सितंबर को होना था। अब खबरें तफसील से। बरतानवी हुकूमत ने तेज़ धार छुरी और खंजर रखने वाले और फ़रोख्त करने पर पाबंदी आयद कर दी है। बुध को बरतानवी वजारत दाखिला की जानिब से ट्विटर पर जारी बयान में कहा गया कि हम ज़ोंबी स्टाइल छुरों और खंजरों पर पाबंदी आयद कर रहे हैं। बयान में मज़ीद कहा गया कि पुलिस को नई इख्तियारात दिए जा रहे हैं, जिसके तहत छुरे और खंजर रखने और फ़रोख्त करने पर 2 साल कैद की सज़ा हो सकती है। बरतानवी वज़ीर दाखिला ने अपने बयान में खबरदार किया है कि अगर आप इंसानी जानों को धमकाएंगे तो याद रखिए, ये सज़ा 2 साल कैद जो आप पढ़ रहे हैं आपके लिए आखिरी नहीं होगी। बरतानवी हुकूमत की जानिब से लगाई जाने वाली पाबंदी का मकसद जुराइम में कमी लाना है और उनका कहना है कि जुराइम में कमी लाकर जिंदगियां बचाई जा सकती है। नए कवानीन के मुताबिक पुलिस को दिए गए इख्तियारात के तहत सिक्योरिटी अहलकार किसी भी प्राइवेट या पब्लिक प्रॉपर्टी से ऐसे हथियारों को अपने कब्जे में ले सकती है जिनका इस्तेमाल संगीन जुराइम में होता है। बरतानवी पुलिसिंग मिनिस्टर क्रिस फ्लेक्स का इस हवाले से कहना है कि हमें उन गुंडों जो ख़तरनाक हथियारों का इस्तेमाल तशद्दुद या लोगों को डराने के लिए करते हैं को हर सूरत में रोकना होगा। उन्होंने बरतानिया के अवाम को यकीन दहानी कराई है कि जुराइम को रोकने के लिए हर कदम उठाया जाएगा और इनमें मुलव्विस अफराद को सख्त से सख्त सज़ा दिया जाएगा। चीन में जल्दी शादी करने और बच्चा पैदा करने की हौसला अफजाई के लिए जोड़े को नकद इनाम देने का ऐलान किया गया है। बरतानवी खबरसां इदारे के मुताबिक चीन के एक गांव में ऐलान किया गया है कि अगर दुल्हन की उम्र 25 साल से कम हुई तो जोड़े को 1000 चीनी युआन इनाम में दिए जाएंगे। इस नकद इनाम का ऐलान नौजवानों को शादी के जानिब राग़िब करने और पैदाइश की शरह को कमी को पूरा करने के लिए किया गया है। इस बात का ऐलान शॉनशैन काउंटी ने सोशल मीडिया ऐप वीचैट पर किया। चीनी हुकाम को 60 वर्षों पहले मर्तबा आबादी को कम करने पर तशवीश हो रही है, जिसके बाद उनके जानिब से शरह पैदाइश को बढ़ाने पर इनामात देने और बच्चों की फलाह बहबूद की सहूलियात को बेहतर करने के प्रोग्रामों का आगाज़ भी किया जा रहा है। चीन में मर्दों की शादी करने की उम्र की कानून हद 22 साल जबकि ख़वातीन की उम्र की कानून हद 20 साल है। ताहम चीनी नौजवानों में शादी करने का रुझान तेज़ी से कम हो रहा है, जिसके बाद बच्चों की पैदाइश की शरह भी कम हो रही है। चीनी हुकूमत के जानिब से जारी किए गए एदाद शुमार के मुताबिक 2022 में 68 लाख शादियां हुई, जबकि सन 1986 के बाद शादियों की सबसे कम शरह है। चीन का शुमार कम तरीन शरह पैदाइश वाले ममालिक में होता है। सरकारी मीडिया के मुताबिक 2022 में चीन में शरह पैदाइश सिर्फ 1.09 रही, जो कि रिकॉर्ड कम तरीन शरह है। इंडोनेशिया में पुलिस ने 88 ऐसे चीनी बाशिंदों की हिरासत में लिया है जो ऑनलाइन मोहब्बत का झांसा देकर फ्रॉड में मुलव्विस थे। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक इंडोनेशिया के पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई चीन की हुकूमत के जानिब से फराहम की गई मालूमात पर की गई। इंडोनेशिया के जजीरे रियाव की पुलिस की तर्जुमान जहवानी अरसियाद ने बताया कि मुलजिमान में 5 ख़वातीन शामिल है जिनको बाताम के जजीरे से हिरासत में लिया गया है। पुलिस के मुताबिक ये अफराद शहर के इंडस्ट्रियल पार्क के इलाके में कायम एक इमारत से काम कर रहे थे जहां दफातर और रहायशी फ्लैट्स हैं। पुलिस के तर्जुमान अरसियाद के मुताबिक ये अफराद टेलीफोन के जरिए फ्रॉड और ऑनलाइन मोहब्बत का झांसा देकर मुख्तलिफ शहरों से लाखों रुपए लूट रहे थे। पुलिस के मुताबिक हिरासत में लिए गए चीनी बाशिंदों का हदफ ज़्यादातर उनके हम वतन अफराद ही बने। ये लोग इंसानी नफ्सियात और एहसासात से खेलते हुए माली फ़ायदा हासिल करते थे। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक इस गैंग ने रवा साल के आगाज़ में अपनी कार्रवाइयाँ शुरू की, जिनमें चीन में मुकीम सैकड़ों अफराद को निशाना बनाया। ताहम यह वाज़ेह नहीं है कि इस दौरान मजमूई तौर पर कितनी रकम इस फ्रॉड के ज़रिए हासिल की गई। पुलिस के तर्जुमान
अल-सयाद ने बताया कि हमें अभी तक इस बात की तफ्तीश कर रहे हैं क्या उन्होंने किसी मकामी शहरी को भी निशाना बनाया है। उनका कहना था कि हिरासत में लिए गए चीनी बाशिंदे मकामी जुबान बोल और लिख नहीं सकते। अगर उन अफराद ने किसी मकामी बाशिंदों को निशाना नहीं बनाए तो फौरी तौर पर चीन डेपोर्ट कर दिया जाएगा। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक फ्रॉड करने वाले इस गैंग के अफराद रवासाल जनवरी में 3 माह के लिए इंडोनेशिया आए थे और ये लोग सयाहती वीज़े पर मुकीम थे। ये अफराद उस वक्त इंडोनेशिया आए जब चीन में हुक्काम ने उनके नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई की। रूस ने तैयारे हादसे की तहक़ीक़ात बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत करने से इनकार कर दिया है, जिसमें प्राइवेट मलेशिया ग्रुप वैगनर के सरबराह यूगेनी प्रिगसन सवार थे। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक रूस ने मुताल्लिक़ा तहक़ीक़ाती एजेंसी को आगाह कर दिया है कि वो ब्राज़ील साख्ता तैयारा एम्बियर लेगेसी 6 के तैयारे तबाह होने की तहक़ीक़ात फ़िलहाल बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत नहीं करेगा। ख्याल है कि प्राइवेट मलेशिया ग्रुप वैगनर के सरबराह यूगेनी प्रिगसन 2 आला ओहदेदार और 4 बॉडीगार्ड्स के हमरा तैयारे में सवार थे जब दारुल हुकूमत मॉस्को के करीब हादसे का शिकार हुआ। 2 माह कबल यूगेनी प्रिगसन ने रूसी वज़ारत दफ़ा के खिलाफ बगावत का ऐलान किया था और सदर व्लादिमीर पुतिन के लिए एक चैलेंज बनते जा रहे थे। तैयारा हादसे की जाँच पड़ताल करने वाली ब्राज़ीली इदारे CENIPA के कहना है कि रूस की जानिब से होने वाली तहक़ीक़ात बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक हुई तो वो दावत मिलने पर उनमें शरीक होंगे। रूस की एविएशन अथॉरिटी की ब्राज़ीली इदारे की शराइत मानना लाज़मी नहीं है, तहम साबिक़ तफ्तीशकारों का कहना है कि अमरीकी और मगरबी हुकूमतों की जानिब से क्रिमिनल के मुलव्विस होने से मुताल्लिक़ इल्ज़ामात के बाद रूस उनको अमल दरामद करना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग जाने वाली फ़्लाइट्स अंदरूनी परवाज़ों में शुमार होती है, लिहाजा इस पर बैनुल-अक़वामी क़वानीन लागू नहीं होते। ब्राज़ीली इदारे के सरबराह मारिनो का कहना है कि रूस पर ऐसा करना फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन अगर तहक़ीक़ात का आगाज़ किया गया तो दावत मिलने पर ब्राज़ील उनमें शामिल होगा। ब्राज़ीली इदारे और तैयारे बनाने वाली कंपनी एम्बियर्स मुस्तक़बिल में होने वाले मुमकिन हादसात की रोकथाम के लिए तहक़ीक़ात करना चाहती है, ताहम रूस की जानिब से मज़ाहमत का सामना है। 23 जून को प्रिगसन ने रूसी वज़ारत दफ़ा के खिलाफ बगावत का ऐलान करते हुए अपने जंगजुओं के हमरा यूक्रेन से मॉस्को की तरफ मार्च करना शुरू कर दिया था। सदर व्लादिमीर पुतिन ने प्रिगसन को बागी करार दिया था, लेकिन बाद में वैगनर के सरबराह के खिलाफ इल्ज़ामात ख़त्म कर दिए गए थे। बगावत के कई दिन बाद भी क्रिमिनल की जानिब से बयान जारी हुआ कि सदर पुतिन और वैगनर के सरबराह के दरमियान 3 घंटे तवील मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद वैगनर के कुछ जंगजुओं ने बेलारूस का रुख किया, लेकिन प्रिगसन और उनके नीम फौजियों के मुस्तक़बिल के हवाले से शुकूक व शुबहात का इज़हार होता रहा है। वज़ारत अफ़राद क़ुव्वत व इमारताइज़ेशन ने कहा है कि 565 निजी इदारों ने 824 इमारती शहरियों को फ़र्ज़ी मुलाजिम बनाया हुआ था, उनके खिलाफ वर्जियाँ पकड़ ली गई है। अल इमारात अल यौम के मुताबिक वज़ारत इमारताइज़ेशन का कहना है कि यह इदाद शुमाल 2022 के वस्त से लेकर अब तक है, जिनमें निजी इदारों ने मकामी शहरियों को फ़र्ज़ी तौर पर मुलाजिम दिखाया था और वो नाफिज प्रोग्राम के क़वानीन और इमारताइज़ेशन के करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी मुरतब हुई है। वज़ारत ने कहा कि 17,000 से ज़ायद निजी इदारों ने हकीकी मानों में मकामी शहरियों को रोज़गार फराहम करने की पाबंदी की। वज़ारत ने तवज्जो दिलाई कि इमारताइज़ेशन के अहदाफ पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए तफ्तीशी मुहिम चलाई गई थी, जिसके दौरान मज़कूरा खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड पर आई। वज़ारत ने बताया है कि इमारताइज़ेशन की खिलाफ वर्जी करने वाले निजी इदारों के खिलाफ कानूनी और महकमे जाती इक़दाम किए गए हैं। खिलाफ वर्जी करने वाले इदारे की ज़ुमरेबंदी में कदर घटा दी गई, जबकि 20,000 से लेकर 1 लाख दिरहम जुर्माना किया गया, जबकि बाज़ इदारों की फ़ाइल संगीन खिलाफ वर्जियों के इर्तिकाब पर पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दी गई। वज़ारत ने खिलाफ वर्जी करने वाले इदारों से नाफिज प्रोग्राम के तहत दी जाने वाली रियायतें वापस ले ली, जो सिर्फ उन इदारों के लिए ख़ास हैं जो सही मानों में मुक़र्ररा तनासब से मकामी शहरियों को रोज़गार फराहम करते हैं। ईरान में गुज़िश्ता साल वस्त सितंबर में ईरानी कुर्द खातून मसीह अमीनी की मौत का 1 साल मुकम्मल होने के कबल ईरान में क्रैकडाउन तेज़ किया जा रहा है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ तंजीमों के कारकुनों का कहना है कि गुज़िश्ता साल के मुजाहरे में सिक्योरिटी फोर्सेज के हाथों हलाक होने वाले के रिश्तेदारों के अलावा नुमाया शख्सियात को गिरफ्तार किया जा रहा है। कुर्द खातून मसीह अमीनी को ख़वातीन के लिबास के कानून की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में 16 सितंबर 2022 को गिरफ्तार किया गया था। दौरान हिरासत 19 सितंबर को खातून की मौत के बाद ईरान में कई माह तक एहतजाजी मुजाहरों
मुजाहरों का सिलसिला जारी रहा। मुश्तअल हुजूम की जानिब से ऐसे क़वानीन के खात्मे का मुतालबा भी शामिल था। बाद अज़ां मुजाहरों की रोकथाम के लिए सिक्योरिटी इदारों की जानिब से क्रैकडाउन से एहतजाज थम गया। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक मुजाहरों में शामिल हज़ारों अफराद को हिरासत में ले लिया गया और कारकुनों के मुताबिक सैकड़ों मुजाहिरीन को सिक्योरिटी फोर्सेज ने हलाक कर दिया। दरियासत इस वाक़े पर ईरान से बाहर एहतजाज करने वालों का कहना है कि हुक्काम इस खतरे से बखूबी वाकिफ़ है कि मसीह अमीन की मौत का 1 वर्ष मुकम्मल होने के मौके पर मुजाहरों का सिलसिला दोबारा शुरू हो सकता है, जिस पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने वाक़यात को दोहराने से रोकने के लिए सख्त इक़दाम किए थे। सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से क्रैकडाउन में गिरफ्तार होने वाले में मारूफ गुलकार मेहदी याराही भी शामिल है, जब उन्होंने एक गाना रिलीज़ किया था जिसमें ख़वातीन पर जोर दिया गया था कि वह कानून के खिलाफ वर्जी करते हुए अपने सर से स्कार्फ उतार दें। दूसरी जानिब ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ख़वातीन के हुकूक़ पर आवाज़ उठाने वाले 11 कारकुनों को सूबे गिलान में हिरासत में लिया गया। यह इलाका गुज़श्ता साल एहतजाज के लिए सरगर्म इलाकों में से एक था। दरियासना एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि तहरीक के खिलाफ क्रैकडाउन में हलाक होने वालों के खानदानों को अपने प्यारों को गिरफ्तार और नज़रबंदी का सामना है। न्यूयॉर्क में कायम सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स इन ईरान के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हादी गमीनी का कहना है कि ये गिरफ्तारियां मसीह अमीन की मौत का 1 साल मुकम्मल होने से कबल मज़ीद मुजाहरे को रोकने के लिए अवाम में खौफ पैदा करने के लिए एक खुली कोशिश है। सऊदी अरब के इलाके हफ्रुल अलबातनी अस्पताल में सऊदी नर्स अपनी खदमात पर तालीमाती कलमात सुनकर आबिदा हो गई। इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अल अरबिया चैनल के मुताबिक वीडियो क्लिप में देखा जा सकता है कि हफ्रुल अलबातनी अस्पताल में सऊदी नर्स रवाबी बिन सालेह अल अज़नी ने जब स्पीकर पर अपने लिए तारीफ़ी कलमात सुनी तो खुशी में रोने लगी। इंतज़ामिया की जानिब से अस्पताल के स्पीकर पर कहा गया कि अमराज़ क़ल्ब की इंतहाई निगहदाश्त के शोबों में मरीज़ों की खदमात पर मामूर सऊदी नर्स की शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने मरीज़ों की देखभाल की। हमारा फ़ैसला कि बेहतरीन खदमात फराहम करने पर नर्स का शुक्रिया अदा किया जाए और इज़्ज़त अफजाई की जाए। इंतज़ामिया ने इस ख्वाहिश का इज़हार किया कि वह मज़ीद तरक्की करे और हुस्न कारकर्दगी की शाहिरा पर कामज़न रहे। तारीफ़ी कलमात सुनकर सऊदी नर्स जो अस्पताल के एक कॉरिडोर में खड़ी थी अपनी जज्बात पर काबू नहीं रख सकी। वहां मौजूद उनके साथियों ने भी खुशी का इजहार किया। अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया के आज जुमरात 31 अगस्त 2023 से शुरू होने जा रहे 2 रोज़ा इजलास से कबल नेशनलिस्ट कांग्रेस एनसीपी के सदर शरद पवार ने कहा है कि मुल्क के लोग तब्दीली चाहते हैं, इसलिए अपोजिशन लीडर यहाँ जमा हो रहे हैं। एक मुश्तरका मीडिया ब्रीफिंग में पवार ने कौमी अपोजिशन जमातों के 2024 के लोकसभा इंतखाबात के लिए सीटों की तकसीम के कांटेदार मसाले पर बातचीत के इम्कान का इशारा दिया। एनसीपी सरबराह ने कहा कि इस इत्तेहाद के लिए पहले 2 इजलास बहुत अहम थे और अब भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए अपोजिशन ग्रुप की मुश्तरका हिकमत अमली पर अगले 2 दिनों में तबादला ख्याल होने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि कुछ सीनियर लीडरों का एक पैनल तश्कील दिया जा सकता है और उसे रियासती और मकामी सतहों पर लोकसभा इंतखाबात के लिए सीटों के तकसीम के फार्मूले पर तबादला ख्याल करने का काम सौंपा जा सकता है। मुख्तलिफ कौमी अपोजिशन लीडरों के खिलाफ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हालिया इल्ज़ामात के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए पवार ने मरकज़ को चैलेंज किया कि अगर उनमें हिम्मत है तो वह ऐसे इल्ज़ामात लगाने के बजाय मामलों की तहक़ीक़ात करें और हक़ाइक़ सामने लाएं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के मुमकिना मौक़िफ़ पर जो मुबैना तौर पर इंडिया इत्तेहाद में शामिल होने के ख्याल पर गौर कर रही हैं, पवार ने कहा कि ये देखना बाकी है कि वो बीजेपी के साथ भी बातचीत कर रही हैं। 83 साल रहनुमा 2 रोज़ा इंडिया के इजलास से एक शाम कबल मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। बीजेपी को इक़्तिदार से बेदखल करने के लिए कौमी अपोजिशन जमातों के गेम प्लान का खाका पेश करने के लिए जुमा को यानी आज और कल इजलास मुनक्किद होना है। अब तक मुल्क भर से 28 अपोजिशन जमातों ने कन्क्लेव में शिरकत की तस्दीक की है। बिहार और कर्नाटक में होने वाले गुज़िश्ता 2 इजलासों के बरअक्स ये पहला इंडिया कन्क्लेव है जो किसी ऐसी रियासत से मुनक्किद किया गया है जिसे किसी भी इत्तेहादी की हुकूमत नहीं है। जी साथियों, लगा दो। नहीं इसकी जरूरत नहीं सर। जी साथियों, 2014 नवंबर में ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन में 9वां G20 शिखर सम्मेलन हुआ था। वहाँ हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने
भाषण दिया और G20 को कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग होना चाहिए, काले धन से लड़ने के खिलाफ, काले धन इकट्ठा करने वालों के खिलाफ, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ, जो काले धन को सफ़ेद करते हैं उनके खिलाफ, जो शेल कंपनियां हैं दुनिया भर में उनके खिलाफ, जो टैक्स मुक्त जगह हैं, टैक्स हेवन जो है, उनके खिलाफ हमारे प्रधानमंत्री ने अपनी बुलंद आवाज़ उठाई और मांग की कि G20 को इस विषय पर नेतृत्व दिखाने की ज़रूरत है। अगले हफ्ते 9 तारीख को, यानी कि आज से 9 दिन बाद, नई दिल्ली में 18वां G20 शिखर, 18वां, पहला नहीं, दूसरा नहीं, 10वां नहीं, 18वां G20 शिखर सम्मेलन होने वाला। और आज सभी अखबारों में, अमेरिका के अखबार, इंग्लैंड के अखबार, हमारे देश के अखबारों में खुलासा हुआ है जिस तरीके से एक प्रधानमंत्री के चहीते दोस्त, प्रधानमंत्री के पसंदीदा उद्योगपति, पूंजीपति ने शेल कंपनियों का इस्तेमाल किया है, सेबी के सारे नियमों का उल्लंघन हुआ है। ये सब खुलासा आज अखबारों में है। मैं इस पर ज़्यादा नहीं कहूँगा। अभी 5 बजे को राहुल गांधी जी आपको संबोधित करेंगे, विस्तार से राहुल जी इसके बारे में आपसे बातचीत करेंगे आज शाम 5 बजे। मैं बस यही कहूँगा कि 28 जनवरी से लेकर 28 मार्च 2 महीने में कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री से 100 सवाल पूछे। ये हम अडानी के हैं कौन श्रृंखला है, हमने ये सवाल उठाए। रोज हम 3 सवाल उठाया करते थे। मेरे तो बैकग्राउंड आप देख रहे हैं पीछे, मेरे पीछे आप देख रहे हैं, हम अडानी के हैं कौन, अंग्रेजी में और हिंदी में और अलग अलग भाषाओं में ये छपा गया। 100 सवाल हमने पूछे प्रधानमंत्री से। हमने प्रधानमंत्री को कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी चुप्पी तोड़िए, और हमने एक ही मांग की, कानूनों का उल्लंघन हुआ है, निवेश में पारदर्शिता नहीं है, शेल कंपनियों का भारी इस्तेमाल किया गया है, 20,000 करोड़ रुपया जो ये अडानी के शेल कंपनियों में पाए गए हैं, इसके असली मालिक कौन है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। हमने 100 सवाल पूछे। राहुल जी ने 7 फरवरी को लोकसभा में अपने भाषण दिया, और आप जानते हैं वो भाषण देने का एक नतीजा 20 दिन बाद उनका डिस्क्वालिफिकेशन हो गया लोकसभा से। ये बहुत गहरा मामला है। ये अडानी का मामला नहीं है, ये मोडानी का मामला है। प्रधानमंत्री और अडानी के बीच में क्या रिश्ता है, ये असली मुद्दा है। मैं ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगा। आज सुबह 5 बजे को राहुल जी, जिन्होंने
पिछले 1 साल से सवाल उठाया है, संसद के अंदर उनको भुगतना पड़ा। 4 महीने के लिए वो डिस्क्वालीफाई हुए और हमारी पार्टी ने हमारे पार्टी के मंच से 100 सवाल उठाए और एक ही मांग की, और आज मैं वो मांग दोहराता हूं कि जेपीसी का गठन होना अनिवार्य है। अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं, अगर देश को सच्चाई जानने की इच्छा है, हकीकत क्या है, राज क्या है, एकमात्र रास्ता जेपीसी का रास्ता है। तो आज भी हम जेपीसी की मांग दोहराते हैं। आज का जो बड़ा खुलासा हुआ है वो फिर एक बार यही साबित करता है कि हमारे संस्था नाकाम हुआ है, नियमों का उल्लंघन हुआ है, आंख खुला है और कानून का उल्लंघन हो रहा है। नाक के नीचे कानूनों का उल्लंघन हो रहा है। सरकार की पूरी जानकारी होने के बावजूद यह उल्लंघन हो रहा है। तो सिर्फ एक ही मांग है, जेपीसी। आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल लीडर, राज्यसभा रुकन और दिल्ली यूनिवर्सिटी के सोशल वर्कर्स डिपार्टमेंट से मुंसलिक मनोज झा का लेक्चर रद्द कर दिया गया है। उनका लेक्चर 7 सितंबर को होना था। दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट इन हायर एजुकेशन UGC HRDC के जरिए मुकर्रर था। हालांकि अब लेक्चर की तय तारीख से पहले ही मनोज झा को लेक्चर रद्द किए जाने की खबर भिजवाई गई। इस वाक़ये से नाराज मनोज झा ने कहा कि मैं पार्लियामेंट में बोल सकता हूँ, सड़क पर बोल सकता हूँ, अखबारों में मजमून लिख सकता हूँ, लेकिन अपनी यूनिवर्सिटी के असातिज़ा को मुखातिब नहीं कर सकता। ये क्या डर है? ऐसे बनेंगे हम विश्वगुरु। यूनिवर्सिटियों को कुएं में धकेल कर। मनोज झा का मजीद कहना था कि ये मेरी यूनिवर्सिटी है, मैं यहाँ का टीचर हूँ, मैं यहाँ क्लास लेता हूँ, मैं यहाँ पढ़ाता हूँ, मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ। बावजूद इसके मेरा बोलना किसी को नागवार गुजर रहा है। मनोज झा ने कहा कि मैंने अपनी बात यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर तक पहुँचाने की कोशिश की है। ये बात मैं वजीर आजम तक ले जाऊँगा, वजीर तालीम तक ले जाऊँगा। मनोज झा ने कहा कि वह इस सिलसिले में वजीर आजम और वजीर तालीम को ख़त लिखेंगे और उनके इल्म में लाएंगे। वजीर आजम और वजीर तालीम से कहेंगे कि इस तरह के माहौल को फ़ौरन बदला जाए। दरअसल दिल्ली यूनिवर्सिटी और कॉलेज के असातिज़ा के लिए 22 अगस्त से 4 सितंबर तक सोशल वर्क व समाजी साइंस IDC पर एक ऑनलाइन लेक्चर प्रोग्राम मुनक़्क़िद कर रहा है। सेंटर फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट इन हायर एजुकेशन ने प्रोफेसर मनोज झा से 4 सितंबर को लेक्चर देने की गुजारिश की थी। डिपार्टमेंट ने लेक्चर के लिए मनोज झा की इजाज़त मांगते हुए उन्हें 18 अगस्त को ख़त भेजकर कहा, इस निसाब के लिए हम आपकी इजाज़त चाहेंगे। यह ऑनलाइन कोर्स जूम मीट के जरिए मुनक़्क़िद किया जाएगा। आपके सेशन में प्रोग्राम का मौजू सियासी समाजी काम प्रैक्टिस के लिए नया मौका है। 4 सितंबर को सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक सोशल वर्क्स एंड सोशल साइंस IDC पर लेक्चर है। मनोज झा के मुताबिक अब बगैर वजह बताए बुध को उनका लेक्चर रद्द करने का खत भेजा गया। झा ने बताया कि डिपार्टमेंट के डायरेक्टर गीता सिंह ने लेक्चर रद्द किए जाने के सिलसिले में उन्हें खत भेजकर कहा कि आपके लेक्चर के सिलसिले में गुज़िश्ता ईमेल के ताल्लुक से आपको ये मुतला किया जाता है कि कुछ नागरिज हालात के सबब आपका लेक्चर रद्द किया जा रहा है। मनोज झा का कहना था कि लेक्चर कैंसिल करने वाले से ये पूछा जाए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि ये कुछ भी जो हो रहा है वो तरीक़ेकार के मुताबिक नहीं हो रहा है। झा ने कहा कि मुझे 18 अगस्त को यूनिवर्सिटी के जरिए खत भेजा गया था कि 4 सितंबर को मेरा लेक्चर है। हालांकि अब बुध को मुझे यह खत आया है कि किसी नागज़िर असबाब के सबब लेक्चर को रद्द कर दिया गया है। इंडिया अलायन्स बैठकीचे आयोजक होस्ट शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धवजी ठाकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष, ज्येष्ठ नेते देशाचे माननीय शरद पवारजी, महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अशोकरावजी चव्हाण, नानासाहेब पटोले आलेले आहेत, प्रांताध्यक्ष नानासाहेब पटोले, काँग्रेसचे प्रांताध्यक्ष नानासाहेब पटोले, ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात, शेका पक्षाचे ज्येष्ठ नेते, शेका पक्षाचे प्रमुख जयंतराव पाटील, सुप्रियाताई पवार,
सुप्रियाताई सुळे, युवा सेनेचे अध्यक्ष श्री आदित्य ठाकरे आणि इथे उपस्थित यहाँ उपस्थित सभी पार्टी के सभी मान्यवर नेतागण और पूरे देश भर से जो मीडिया यहाँ आया है उन सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आज की प्रेस वार्ता बहुत ऐतिहासिक है, हिस्टोरिक है। पटना और बेंगलुरु के बाद इंडिया अलायंस मुंबई में मिलने जा रही है और उस बारे में सभी जानकारी जो आपको चाहिए, जो कल से शुरू होने जा रही है, उस बारे में आपसे बातचीत करने के लिए सभी नेतागण उपस्थित है। आपने देखा होगा कि मुंबई का पूरा माहौल इंडियामय हो गया है। पूरे देश में इंडिया की सिर्फ 3 बैठकें हो रही है, लेकिन ममता दीदी ने आज कहा है, जो ममता दीदी का भी आगमन हो रहा है, कि रसोई गैस 200 रुपया सस्ता हो गया। ये इंडिया की सिर्फ 2 बैठकों का कमाल है। लालू यादव जी कल निकले पटना से मुंबई के लिए, तब लालू जी को पूछा गया पत्रकारों से, लालू जी मुंबई में क्यों जा रहे हो? तो लालू जी ने कहा, मोदी जी के नरड़ी पर बैठने जा रहा हूं। ये कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, इसका मतलब है हम तानाशाही के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं। और एक मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे आदित्य जी आप बोल रहे थे कि आज फिर एक बार चाइना अंदर घुस गई है, आक्रमण किया है अपने जमीन पर, लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन जैसे जैसे हमारा इंडिया आगे बढ़ेगा वैसे वैसे चाइना पीछे हटेगी। ये इंडिया की ताकत बनते जा रही है। आज उद्धव जी, शरद पवार साहब आपसे बातचीत तो जरूर करेंगे, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम कल और परसों 31 अगस्त एंड 1 सितंबर के इंडिया मीट की पूरी तैयारी कर चुके हैं। सभी प्रमुख नेता, सभी प्रमुख दल जो पटना में थे, जो बेंगलोर में थे, वो मुंबई में आ रहे हैं। लालू यादव जी का आगमन हो गया है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी का आगमन हो गया है, ममता बनर्जी का आगमन हो गया है। कल मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, सोनिया जी, राहुल जी, सब प्रमुख नेता कल आ जाएंगे। अखिलेश जी आएंगे, नीतीश कुमार जी, अरविंद केजरीवाल जी, हेमंत सोरेन जी, ये सभी मुख्यमंत्री, 6 राज्यों के मुख्यमंत्री, यहाँ स्टालिन साहब, 6 राज्यों के मुख्यमंत्री और सभी नेतागण आएंगे। आपके मन में जो भी प्रश्न है, जो भी शंकाएं हैं, उस बारे में आप सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक विनती करूंगा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़्यादा लंबा मत खींचिए। जो काम की बात है वो करिए। और अब मैं नाना पटोले जी को अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित करता हूं। हमें बहुत खुशी है कि महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस की मीटिंग होने जा रही है। उसकी तैयारियां
पास पूरी हो चुकी है। महाराष्ट्र के कल्चर के आधार पर, महाराष्ट्र के संस्कृति के आधार पर आए हुए मेहमानों का उसी तरह सत्कार किया जाएगा। और इंडिया अलायंस में बढ़ती शुरू है। बेंगलोर में हम लोग 26 लोग थे, यहाँ आने के बाद 28 हुए। जैसे हमारे मित्र संजय राउत ने जी कहा कि चाइना अरुणाचल में अपने मैप में चाइना ने दिखा दिया कि अरुणाचल हमारा है। जैसे इंडिया बढ़ेगा वैसा ही चीन पीछे हटेगा। और इसीलिए आज हम MVA के तरफ से आदरणीय हमारे महाराष्ट्र के नेता, राष्ट्रीय नेता शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी, हमारे अशोक चौहान जी आपसे वार्तालाप करेंगे। इंट्रोड्यूस हमारे मित्र संजय राउत जी ने आप लोगों को कराया है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए अशोक जी आपसे बात करेंगे। आदरणीय शरद पवार जी, आदरणीय उद्धव ठाकरे जी, आदरणीय नाना पटोले जी, मंच पे बैठे हुए हमारे MVA के, महाविकास आघाड़ी के सभी हमारे नेतागण, आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए हमारे सब पत्रकार भाई बहनों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के हमारे सभी साथी, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना के बैठे हुए हमारे सभी नेतागण और दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि सबसे पहले तो मैं आप सबको रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देता हूं। और रक्षाबंधन की जिम्मेदारी, जैसे हमारी बहन की रक्षा करने की जिम्मेदारी हम पर है, वैसे ही इंडिया की रक्षण करना भी हमारी सबकी जिम्मेदारी है। ये आज का दिन ये महत्वपूर्ण है, ऐसे मैं मानता हूँ। इसलिए आगे बढ़ने से पहले आप तो जानते हैं कि ये इंडिया की इस मीटिंग की पूरी तैयारियां यहाँ पर बहुत ज़ोर शोर से हुई है। सभी राजनीतिक दल तकरीबन, पहले मीटिंग में तकरीबन 26 थे, आज 28 राजनीतिक दल इस गठबंधन में, महागठबंधन में, इंडिया की गठबंधन में आज शामिल हुए हैं। और सभी पार्टीज़ के हमारे साथी बड़े ज़ोर शोर से इस मीटिंग की सक्सेस के लिए काम कर रहे हैं। आपने देखा कि इससे पहले 2 मीटिंग्स हमारी संपन्न हुई और ये तीसरी मीटिंग हमारी होने जा रही है मुंबई में। तो हमारे सबके लिए गर्व की बात है, फ़ख्र की बात है कि आज मुंबई की इस मीटिंग। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। बरतानवी हुकूमत ने तेज धार छुरी और खंजर रखने और फरोख्त करने पर लगा दी पाबंदी। चीन में जल्दी शादी करने और बच्चा पैदा करने की हौसला अफजाई के लिए जोरे को नकद इनाम देने का किया गया ऐलान। इंडोनेशिया में पुलिस ने 88 ऐसे चीनी बाशिंदों को लिया हिरासत में जो ऑनलाइन मोहब्बत का झांसा देकर फ्रॉड में मुलव्विस थे। और उसने तैयार हादसे की तहकीकात बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत करने से कर दिया इनकार, जिसमें प्राइवेट मलेशिया ग्रुप वैगनर के सरबराह योगिनी प्रोगिजन थे सवार। ईरान में गुज़िश्ता साल गुज़िश्ता सितंबर में ईरानी कुर्द खातून मसीह आमिनी की मौत का 1 साल मुकम्मल होने से कबल ईरान में क्रैकडाउन तेज। राज्यसभा रुकन नौ दिल्ली यूनिवर्सिटी के सोशल वर्कर्स डिपार्टमेंट से मुंसलिक मनोज झा का लेक्चर कर दिया गया अरेस्ट। उनका लेक्चर 7 सितंबर को होना था। नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पसीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। मेहनत, लगन, निफासत का हसीन मरकज जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद हैं जो आपके दिलों को भाएं। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। कारीगरी के असली मायने आपको जौहरी पर तशरीफ लाने पर ही पता चलेंगे। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर ओनली 4.9% वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस। जौहरी, crafted just for you. Gold, diamonds and platinum. Opposite Success School, 7 Toms Road, Toli Chowki, Hyderabad.